राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल एक ही चीज ले सकते हैं, वो ये है कि आप भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राजतंत्र जो लोकतंत्र के आवरण में छुपा हुआ है उस परिवार के वली अहद सल्तनत हैं। बस इतना तो आपका जन्मजात अधिकार है, बाकी जनता देती है। बाकी जनता आपको देगी तो स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं देगी तो आप नहीं कर सकते। सोनिया गांधी ने लेख के जरिए मोदी सरकार पे भड़ास निकाला है। इसी पर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस का चरित्र ही वर्णन कर दिया है इस डिबेट में। लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो, संविधान की आप कर रहे हो, संवैधानिक संस्थाओं की आप कर रहे हो, संसद की आप कर रहे हो, समाज की आप कर रहे हो, और इसको बचाने का जिम्मा उसी गौरवशाली कांग्रेस और देश के लोगों ने के पास है, और वो करेंगे जिन्होंने इस देश को आजादी की लड़ाई में देश को जागृत करके और इस देश की सबके साथ मिलकर देश को आजाद कराया था। और आज फिर राहुल जी गांधी ने यात्रा निकाल करके देश को जागृत किया है। आज आप परेशान पूरी पार्टी आपकी क्यों है? क्योंकि देश जागृत हो रहा है। सोनिया जी के नेतृत्व में देश जागृत हो रहा है, वो समझ रहा है, हर कोई जागृत हो रहा है कि ये कितने खतरनाक हैं, कितने नुकसानदेह हैं इस देश के लिए, और इस बात को महसूस करने लगे हैं लोग। अभी आपको धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएगा। कर्नाटक में तो अभी आपको एहसास भी शुरू हो गया है। अखिलेश जी, आपने कहा कि सोनिया जी के नेतृत्व में, क्या हम माने कि जो प्रश्न वो खड़े कर रही हैं तो 2024 में पूरे मोर्चे को वो संभालेंगी और आगे आएंगी और एक्टिव होंगी सोनिया गांधी 24 में? नहीं, सोनिया जी हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लीडर हैं, वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे देश की कांग्रेस की। उनकी एक विश्वसनीयता है, उनकी एक आवाज है, लोगों की आस्था उनमें है। उनकी हर बात को बड़ी गंभीरता और संजीदगी के साथ पूरा देश और हर वर्ग उसको महसूस करता है। वो इस देश के लिए, इस देश की चिंता करती हैं कि कैसे ये देश, आज आपसे कोई असहमत है बताइए? हमारा अगर विपक्ष एक हो रहा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्ट एक हो रहे हैं। अरे कहाँ एक साथ हो रहा है सर? अखिलेश जी एक सवाल तो सुनिए। अरे हो आप ये अलग बात, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुनिए, शरद पवार जी कह रहे हैं अडानी पर सवाल पूछना गलत है। उन्होंने कहा अडानी अंबानी पर सवाल पूछना गलत है। आजादी नहीं है। कोई अगर मेरे साथ समर्थन दे रहा है तो उसकी भी अपनी अलग पार्टी है, अलग विचार है, लेकिन एक बड़े कैनवस पे हम सब एक हैं और सबको इस देश की चिंता है कि किस तरह से बचाया जाए बीजेपी के चंगुल से, जिस तरह से इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, छिन्न भिन्न किया जा रहा है। रही बात इसकी, तो मैं सिर्फ दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक जहां राहुल गांधी जी हैं केरल से, और एक कश्मीर से। धुर दक्षिण और धुर उत्तर, दोनों जगहों पे कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर में हाल के वर्षों में कांग्रेस में गुलाम नबी आजाद साहब से बड़ा कोई नेता हुआ हो। और दक्षिण में आप आइए, केरल में ए.के. एंटोनी साहब से बड़ा नेता कोई केरल में नहीं हुआ। उनके बेटे अनिल एंटोनी युवा भारत का प्रतिनिधित्व, और गुलाम नबी आजाद साहब बुजुर्ग कांग्रेस की परंपरा के प्रतिनिधित्व, दोनों ही आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। और संयोग से दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जिनको लेकर सबसे ज्यादा अटैक किया जाता है हमारे ऊपर। मैं तो राहुल गांधी जी को यह बताना चाहता हूं, ए.के. एंटोनी साहब की रिपोर्ट थी ना 2014 में, जब सबसे बुरा दौर 44 सीटें, क्यों नहीं आपने उस रिपोर्ट पर अमल किया कि हम एक समुदाय विशेष की पार्टी होते चले जा रहे हैं? वो चीज तो आपको सीखनी चाहिए थी। अब एक बात सोनिया जी पे कह देते हैं। सोनिया जी के ऊपर बोलने से पहले मैं अंजना जी एक वाक्य बोलना चाहूंगा, और सबको याद आ जाएगा ये किसने बोला था। 100 जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला था, जब हम लोग विपक्ष के रूप में सवाल पूछते थे। पुनः कह रहा हूं, 100 जवाबों से अच्छी है मेरी वो खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। अब तो आरोप ये है ना सुधांशु जी, वो कहते हैं आप विपक्ष को सवाल ही नहीं पूछने देते। वो कह रहे हैं आपने विपक्ष को ही चुप करा दिया है, ये कहा है सोनिया जी ने। अरे मैंने तो अंजना जी मैंने तो कोट किया, जब आप सत्ता के शिखर पे थे तब आप नहीं बोल रहे थे, आप अपने प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। अब
मैं ये बताता हूं शोर की जहां तक बात है, सोनिया जी का स्टेटमेंट दिसंबर 2019 जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था, सड़क पे आ जाओ और आर पार की लड़ाई लड़ो, ये क्या है भाई? आज तक कभी किसी नेता ने यह कहा है? मुझे इसलिए ज्यादा ध्यान आता है, ये वही कांग्रेस है जो अपने को गांधी जी का उत्तराधिकारी कहती है। महात्मा गांधी ने 1920 में पूरा असहयोग आंदोलन रुकवा दिया था क्योंकि चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। लाला लाजपत राय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका वक्तव्य याद करिए। उन्होंने कहा था हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता के व्यक्तित्व की विराटता के मुकाबले हमारी असफलता बहुत छोटी है। ठीक 100 साल बाद वो गांधी जो कहते हैं सड़क पे आ जाओ आर पार कर लो, सीएनआरसी में दंगाइयों के साथ आग खड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं बदलाव आपके चरित्र में आया है, भारत वहीं पे खड़ा है। आपकी पार्टी के अंदर न युवा की आप सुन रहे हैं, न बुजुर्ग की आप सुन रहे हैं, न उत्तर वाले की सुन रहे हैं, न दक्षिण वाले की सुन रहे हैं, न बहुसंख्यक की सुन रहे हैं, न अल्पसंख्यक की सुन रहे हैं। अपने में मगन है और आपको अपना ही में शोर, अपनों के शोर में आप ऐसे हैं कि बाहर जो कुछ हो रहा है उसके प्रति आप मौन रहे। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं तथ्यों के साथ कि परिवार ने कितना महान त्याग किया है। सोनिया जी ने त्याग किया और वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, मगर कैबिनेट मंत्री का रैंक लिया। ऐसा आपको त्याग दुनिया में नहीं मिलेगा। और कैबिनेट मंत्री का रैंक लेने के बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चलते इस्तीफा देना पड़ गया। मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रहा है व्यक्ति और वह प्रधानमंत्री नहीं है। दादी नहीं बनना था, चाची बन गई, ऐसा आपको। और जब वो एडवर्टीजमेंट निकलते थे तो आप कोई सरकार ऐसी दिखा दीजिए जहां प्रधानमंत्री से बड़ा चेहरा कैबिनेट मंत्री का नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पाए व्यक्ति का होता हो। यह इन लोगों ने दिखाया और देश के लिए कितना अप्रतिम कार्य किया है। 3 प्रधानमंत्री हुए हैं अंजना जी, और तीनों भारत रत्न। ऐसा अद्भुत देश के लिए त्याग कोई नहीं मिलेगा। और 3 में से 2 ऐसे हैं, नेहरू जी और इंदिरा जी, जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में अपनी सरकार रहते हुए अपने को भारत रत्न अर्पित किया है, यानी पीएम रहते हुए भारत रत्न स्वीकार किया है। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। अब तीसरा इन्होंने कहा इतिहास, दागदार, फलाना ढिमाका, तो मैं सिर्फ एक फैक्ट दर्शकों के सामने रख देना चाहता हूं। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां दोनों को फांसी हुई थी काकोरी प्रकरण के चलते, और चंद्रशेखर आजाद जी को पकड़ नहीं पाई थी पुलिस, और उनकी भी बलिदान उसी कारण से हुआ था। पर पता है आपको काकोरी प्रकरण में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था? जो अंग्रेज सरकार से पैसे लेकर अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो यह इंश्योर कर रहा था, वो थे कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो शायद नेहरू परिवार के रिश्तेदार भी थे। गजब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा है। क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाने के लिए अंग्रेज सरकार से पैसे लेने वाले लोग आज कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा है, और इसलिए हम पुरानी बात पर नहीं जाते, हम आज की बात पर रहते। वो तो केवल इनको बताने के लिए किया। और हमारे लोग तो वो हैं मान्यवर, आजादी के बाद पहले बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, और हमारे तमाम संघ के प्रचारकों ने पूर्वोत्तर से लेके, कश्मीर से लेके, केरल से लेके, आंध्र तक से लेके नक्सलाइटों के खिलाफ लड़ते हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन मिशनरीज से लड़ते हुए जितने बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों का ही पुण्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जन समुदाय खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वह भी हमको इस बात का प्रभाव मिलता है। सरकार बनी और रुपये कहता रहा कि राहुल जी आप पीएम बन जाइए, लेकिन वो पद आदरणीय मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, प्रधानमंत्री थे, उनको दिया। आज के तारीख में क्या है, कोई फोटो के फ्रेम में भी नहीं घुस पाता है, और नारा दिया जाता, जुमला दिया जाता है कि सबका साथ सबका विकास। यह है सबका साथ सबका विकास। और आप कहते हैं कि विदेश में बोला, इसी की तो बहस की मांग कर रहे थे सदन में। आप बहस कर लो, आप बताओ क्या बोला, हम बताएंगे सदन में क्या बोला। आपने तो उन पे आरोप लगाया, उनको बोलने का भी अवसर नहीं दिया। क्यों भागते हो? बात करोगे तो बात होगी ना कि किसने क्या कहा। हम आज की बात करते हैं, आपने कहा कि हम किसी पे रोक लगा रहे हैं। मान्यवर, आज का डिजिटल जमाना है। जितना मोदी जी के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया गया है पिछले 8-9 वर्षों में, डिजिटल डाटा अवेलेबल है। देख लीजिए, मैं चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी नेता प्रधानमंत्री के लिए किया गया होता। हां, हमने कहा कि हम आपको कह देते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो मान्यवर जिन किसान आंदोलन का आप समर्थन कर रहे थे उसको खालिस्तानी कहने वाले पहले व्यक्ति थे आपकी पार्टी के कांग्रेस के सांसद रमनीत सिंह बिट्टू, जो बेअंत सिंह जी के बेटे थे।
अब हम ये कह रहे हैं, हम क्यों कह देते हैं, राहुल गांधी जी के वक्तव्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने कोट किया है। कोई उदाहरण बताइए कभी जब आप सत्ता में रहे और हम विपक्ष में रहे हो कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसने हमारे किसी नेता के स्टेटमेंट को कोट किया हो। यह दर्शाता है कि कौन, और आपके नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर छोटे मोटे नेता नहीं, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाओ। हमने नहीं कहा, आपने खुद अपने कर्मों से यह स्थिति बनाई कि जनता की नजर में आप उस स्थिति तक आते चले गए। और बाकी बातें तो खैर छोड़िए, आप कह रहे हैं आज रामनवमी के ऊपर सोनिया जी को नजर आता है कि उपद्रव हो रहा है, वो आरएसएस बीजेपी करवा रही है। रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव होता, मैं पूछना चाहता हूं कभी मुहर्रम के जुलूस पे पथराव सुना 75 वर्षों में? सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पथराव होगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको नजर आता है कि आज उपद्रव हो गया, तो आपके जमाने में उपद्रव नहीं, आरडीएक्स के धमाके होते थे। 26/11 मुंबई, सितंबर 2008 दिल्ली के धमाके, फिर दिल्ली में इतना ही नहीं, सरोजनी नगर में भी धमाका, फिर आइए जयपुर में धमाका, उत्तर प्रदेश में तो याद है ना सर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस की अदालतों में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, मुंबई में 2006 में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में धमाका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में गोली चल गई, चेन्नई में, पुणे में बेकरी में धमाका, अब क्या क्या गिनाए बाद में। वाह, वो समय बहुत शांति नजर आती थी, देश बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रहा था। और अखिलेश जी याद दिलाना चाहता हूं 2012, ये बताइए, अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई थी मुंबई में? वो सारी भीड़ इसलिए आक्रामक थी कि रोहिंग्या कुछ मार दिए गए थे बर्मा में, जबकि हकीकत में पता चला वो फोटो बाद में निकली थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों के। अगर वो मारे भी गए थे, याद करिए अंजना जी, मीडिया की ओबी वैन तोड़ी गई थी, भाई सब चुप रहे थे उस समय, न मीडिया बोला था न ये लोग बोले थे, क्योंकि वो सेकुलर संगीत था। वो लोगों को वो फोटो याद होगा, लात मारते हुए उस व्यक्ति की फोटो अमर जवान ज्योति के ऊपर मुंबई के मैदान में, किस लिए कि बर्मा की सरकार ने तथाकथित रूप से रोहिंग्या को मारा है। और याद करिए लखनऊ में बुद्धा पार्क में तोड़फोड़, हाथी पार्क में तोड़फोड़, याद करिए मान्य। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर न्यायपालिका को तबाह करने का आरोप लगाए हैं। हाल ही में प्रकाशित एक लेख के जरिए उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोग्य घोषित होने पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने संसद में हंगामे को सरकार की रणनीति बताया है। एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित लेख के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि जब विपक्ष से सामना हुआ तो नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व उपायों का सहारा लिया। इसमें भाषणों को हटाना, चर्चाओं को रोकना, संसद के सदस्यों पर हमला करना, अंत में तेजी से कांग्रेस के संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करना शामिल है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने व्यवस्थित ढंग से भारत लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को तबाह कर दिया है। कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाए। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने व्यवस्थित ढंग से भारतीय लोकतंत्र के 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को तबाह कर दिया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाए हैं कि सरकार ने रणनीति के तहत विपक्ष को रोजगारी, महंगाई और अडानी मामले और दूसरे अहम मुद्दों को रोकने से रोका है। लेख में सोनिया गांधी ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि 95% से ज्यादा मामले विपक्षी दलों के खिलाफ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होने के बाद नेताओं के खिलाफ जारी मामले खत्म हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पर न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि 2022 में सोनिया गांधी और राहुल को नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया था। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।